नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, कल का दिन बहुत ही अजीबोगरीब रहा। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि कल एक तरफ जहां भारत में स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबानियों ने काबुल पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो आज का जो विषय है, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर किस हिसाब से, किस तरीके से तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान चला गया है और अभी वर्तमान में जो स्थितियां वहां पनप रही हैं वह कैसी स्थितियां हैं, और इस संदर्भ में भारत का और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश हैं, विभिन्न देशों के द्वारा क्या कुछ इस बाबत कदम उठाए जा रहे हैं, विभिन्न विभिन्न देशों की क्या कुछ अभी विचारधाराएं चल रही हैं इस पूरे मामले में। आइए इस पूरे डिस्कशन में इस पर हम नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हालिया घटनाक्रम है क्या, इस पर हम एक बात करेंगे। दूसरी हम बात जो हमारी होगी वो होगी कि इस पूरे मामले में पृष्ठभूमि क्या है, आखिर किस हिसाब से ये चीज़ें आगे बढ़ती रही हैं, उस पर हम एक बार बात करेंगे। तब हम चीज़ों को और अधिक क्लियर वे में समझ सकेंगे। आगे हम देखेंगे कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं क्या हो रही हैं। जितने भी देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, या फिर चीन, पाकिस्तान वगैरह, या फिर भारत, इन सब का क्या कुछ मत है इस पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा अंतिम में आपके लिए एक सवाल रहेगा। तो आइए देखते हैं हालिया घटनाक्रम क्या हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने लिखा है तालिबान का अफगानिस्तान पर नियंत्रण। नियंत्रण किस रूप में स्थापित हुआ है, यहाँ पर आप एक इमेज के जरिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये जो अफगानिस्तान का ये मैप है, ये 9 जुलाई का मैप है। 9 जुलाई की स्थिति ये थी और ये 15 अगस्त की स्थिति है, यानी 15 अगस्त 2021 की स्थिति ये है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो आप लाल लाल रंग से देख रहे हैं क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर उस समय तालिबान का कब्जा हो चुका था। और जो ये आप थोड़ा येलो टाइप से या फिर ऑरेंज टाइप से जो आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत वो क्षेत्र थे जहाँ पर कि तालिबान अफगानी सरकार से लड़ रही थी, उनके साथ एक युद्ध कर रही थी। और जो आप ब्लू कलर में आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, उस क्षेत्र का मतलब ये था कि वहाँ पर अफगानी सरकार सत्ता में काबिज थी। लेकिन ये स्थिति मात्र कुछ ही दिन में, लगभग 1 से 1.5 महीने में ही ये स्थिति पलट गई है। और अभी की स्थिति में क्या है कि लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानी नियंत्रण स्थापित हो चुका है। और मात्र आप यहाँ पर केवल जो देख रहे हैं, यहाँ पर केवल हल्का फुल्का कहा जा सकता है कि अफगानी सत्ता है, जो कि एकदम नगण्य ही है। अब ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि आखिर क्या गतिविधियां चल रही हैं वहाँ पर, और क्या वहाँ की जो जनता है उनकी क्या स्थिति है, और विभिन्न देशों की जो जनता या फिर राजनयिक वहाँ पर रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर सामने ये आ रही है कि जो अफगानी राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, वो देश छोड़ चुके हैं। और वो देश छोड़ने के बाद कहाँ चले गए हैं, बड़ा ही अनिश्चित सी स्थिति इस मामले में है। अभी सुर्खियों में ये बात निकल कर आ रही थी कि वो ताजिकिस्तान चले गए हैं, लेकिन बाद में ये निकल कर सामने आई बात कि ताजिकिस्तान में वहाँ पर उनको उतरने नहीं दिया गया और वो ओमान की तरफ आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर कुछ आलोचकों ने ये कहा भी है कि अशरफ गनी ने अपने नेतृत्व का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और वो पलायन कर गए। हालांकि अशरफ गनी ने एक पोस्ट भी डाला है फेसबुक पर, और उन्होंने कहा है कि मैंने इसीलिए पलायन करना बेहतर समझा ताकि ऐसा न हो कि मेरे चलते अफगानी जनता जो है मेरे समर्थन में सड़क पर आ जाए और अधिक जो है खून खराबे की स्थिति पनपे और उन्हें जो है हिंसा का शिकार होना पड़े। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक तर्क रखा है। और यदि हम बात करें कि विभिन्न देशों के द्वारा क्या कुछ गतिविधियां अपनाई जा रही हैं इन परिस्थितियों में, जबकि तालिबान का पूरा नियंत्रण स्थापित हो चुका है अफगानिस्तान पर, क्योंकि उसने काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। तो इस तरीके से जो वर्तमान में स्थितियां हैं, ऐसे में विभिन्न देशों के द्वारा वहाँ से, अफगानिस्तान से अपनी जनता का, अपने जो अधिकारी हैं वहाँ पर उनके, और जो भी वहाँ के दूतावासों में रह रहे हैं, जो भी राजनयिक, उनको वहाँ से निकासी करने की गतिविधियाँ शुरू कर दी गई हैं इन देशों के द्वारा। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि ये ऐसा नहीं है कि तालिबान ने अभी ही नियंत्रण स्थापित किया है। इसने 1996 से लेकर के
2001 तक भी जो है अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, लेकिन 2001 में कुछ ऐसी स्थितियां पनपी कि वहां पर तालिबान का जो नियंत्रण था वो समाप्त हो चुका था। क्या स्थितियां पनपी थी उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, और इसी बातचीत के दौरान हम समझेंगे कि ये पृष्ठभूमि क्या है इस पूरे मामले में। तो यहाँ पर जो है 2001 की जहाँ तक बात आती है, तो आपको शायद याद होगा कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक आतंकी हमला किया गया था, और उस आतंकी हमले का जो सरगना था वो था अलकायदा का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन के छुपे होने की जानकारी मिली अमेरिका को तालिबान के पनाहगार में अफगानिस्तान में। जब अमेरिका ने तालिबान से ये कहा कि भाई हमें आप ओसामा बिन लादेन को सौंप दीजिए, तो तालिबान ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते और हमें इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने नाटो के साथ मिल करके और वहाँ पर क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया, सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी और वहाँ पर सेना भेजनी शुरू कर दी, वहाँ पर हमले भी किए। और इसी क्रम में क्या हुआ कि तालिबान का जो नियंत्रण था अफगानिस्तान में वो समाप्त हुआ, वो बिल्कुल ही नगण्य हो गया। ऐसी स्थिति में आपको शायद याद हो कि 2011 में इसी बीच जो है एक घटना घटी जिसमें ओसामा बिन लादेन को मार भी दिया गया था अमेरिकी सेना के द्वारा। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि अफगानिस्तान में धीरे धीरे सत्ता की स्थितियां बदलती चली गईं, और उस दौरान जबकि अमेरिका का सैन्य बल वहां पर तैनात था, ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान में चुनाव हुए 2004 में, और इस चुनाव में हामिद करजई के नेतृत्व में सरकार बनी। इसके बाद हामिद करजई ने सत्ता संभाली और उनके बाद 2014 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव हुआ। ठीक है, तो इस समय जो है अशरफ गनी के नेतृत्व में सरकार बनी, और वही अशरफ गनी अभी तक सत्ता में थे। ऐसा नहीं है कि बीच में चुनाव नहीं हुए। 2004 में चुनाव हुआ तो 2009 में भी एक बार चुनाव हुआ था, उस समय भी हामिद करजई के नेतृत्व में ही सरकार बनी थी। और 2014 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो उस दौरान अशरफ गनी के नेतृत्व में सरकार बनी, और उसके बाद 2019 में भी जब चुनाव हुआ तो उसमें भी अशरफ गनी के नेतृत्व में ही सरकार बनी थी। तो ये कुछ राजनीतिक घटनाक्रम था। और उसके बाद बात आती है 2020 के दोहा वार्ता की। दोहा वार्ता में क्या हुआ? दोहा वार्ता का मतलब ये हुआ कि अमेरिका और तालिबान के बीच में कतर के दोहा में एक बातचीत का आयोजन किया गया। कब? तो फरवरी 2020 में। उस वार्ता के दौरान ये तय किया गया कि यदि तालिबान अमेरिका और नाटो की सेना पर हमला नहीं करेगा तो अमेरिका भी कुछ रियायत बरत सकता है, और उसी रियायत के माध्यम से अमेरिका जो है अपनी सेना और नाटो की सेना वापस करने की बात सोचेगा। और ऐसे में ये देखा गया कि तालिबान ने ये तय किया कि ठीक है, हम आप पर हमला नहीं करेंगे, और अमेरिका ने ये भी कहा कि हम आपके ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध अभी तक लगा हुआ है, तालिबान के ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगा हुआ है, उसको भी समाप्त करने पर विचार करेंगे। इन गतिविधियों में सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आई कि अफगानी सरकार को अलग थलग रखा गया इस वार्ता से। अशरफ गनी जो उस समय राष्ट्रपति थे, उनको ऐसा लग रहा था कि हम कहीं पपेट की तरह ही केवल कार्य न करते रहें। और अशरफ गनी के मामले में ये कहा जाता है कि वो थोड़ा सा एरोगेंट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, थोड़ा तुनक मिजाजी हैं। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है ये तो खैर अलग ही मुद्दा है। लेकिन उनकी जो स्थितियाँ थी, उनकी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत ही धूमिल सी नज़र आ रही थी। ऐसे में अब देखना होगा कि अमेरिका की वापसी को लेकर के क्या कुछ उसके रणनीतिक या राष्ट्रीय हित हैं, इस पर बात करनी होगी। और उसने सुरक्षा की गारंटी किस कॉन्टेक्स्ट में देखी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका का अफगानिस्तान से जिस तेज़ी से हटना शुरू हुआ है वो उसे क्या कहा जा सकता है? क्या इसे जल्दबाजी भरा निर्णय कहा जा सकता है? तो पहली बात तो ये है कि यदि अमेरिका के रणनीतिक या राष्ट्रीय हित की बात करें तो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय हित या रणनीतिक हित यही है कि हम अब अफगानिस्तान में ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहते हैं।
यदि हम 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल और हम अफ़गानिस्तान में रहेंगे तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हमारा जो मकसद था, ऑब्जेक्टिव था कि तालिबान को शट डाउन करना, तालिबान को एक जो हमला करने की उसकी प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति को समाप्त करना, तो हमारा समझौता हुआ ही है और उसके हिसाब से तालिबान ने हमसे बात कर ही ली है कि अब हम आप पर हमला नहीं करेंगे, हम किसी भी तरीके की इस तरीके की गतिविधियां नहीं अपनाएंगे। तो ऐसे में अमेरिका ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब हम निश्चित तौर पर अफ़गानिस्तान से वापस चले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जब ये देखा जाए कि सुरक्षा की गारंटी जब अमेरिका ने इस तरीके से ले ली है, तो अब ये भी देखना होगा कि अफ़गानिस्तान में जो इसने एक वादा किया था अफ़गानी सरकार से कि हम आपकी सेना को, अफ़गान नेशनल आर्मी को इस तरीके से ट्रेंड करेंगे ताकि कल को यदि हमारे वापस जाने के बाद यदि तालिबान किसी तरीके की हिंसक गतिविधियां अपनाता भी है तो आप उससे लड़ने में सक्षम हो सकेंगे। तो ये जो वादा किया था अमेरिका ने अफ़गानी सरकार के साथ, वो वादा पूरा हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि अफ़गानी सेना जो है अभी तक उस तरीके से प्रशिक्षित नहीं हो पाई है जिस तरीके से अमेरिकी सेना या फिर नाटो की सेना प्रशिक्षित रही थी और वो तालिबानी गतिविधियों का मुकाबला अच्छे से कर सकती थी। ऐसे में ये भी देखना है कि अफ़गान सरकार जो है कई मामलों में तकनीकी रूप से अमेरिका पर डिपेंडेंट था, है ना, तकनीकी रूप से डिपेंडेंसी थी अमेरिका पर। तकनीकी डिपेंडेंसी किस रूप में? तो पहली तो डिपेंडेंसी थी, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूं, हवाई सपोर्ट। दूसरी डिपेंडेंसी थी हथियार को लेकर के। तीसरी डिपेंडेंसी थी गुप्तचरी व्यवस्था को लेकर के, यानी इंटेलिजेंस। इन मामलों में तकनीकी निर्भरता थी अफ़गानिस्तान की किस पर? अमेरिका पर। साथ ही अफ़गानिस्तान कहीं ना कहीं ये सोचने लगा था कि अब हमारी रक्षा करने के लिए, अब हमारी संरक्षा में कौन है? तो अमेरिका है ही, अब हमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इस बीच जब अमेरिका ने दोहा डील के माध्यम से तालिबान से एक समझौता कर लिया तो अब की स्थिति बहुत ही विचित्र सी हो गई है। अब तालिबान बहुत ही ज़ोर शोर से अफ़गानिस्तान में अपना कब्जा स्थापित कर लिया है और ऐसे में देखना ये होगा कि तालिबान किस हिसाब से अफ़गानिस्तान को अब ले जाता है। क्या वो हिंसक गतिविधियां चालू रखता है या फिर तालिबान ने जो अमेरिका से कहा था कि नहीं हम वहाँ पर शांति स्थापित करने की बात करेंगे, तो क्या वो उस तरीके से कोई कार्य करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। अब हम आगे देखें तो वर्तमान स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं क्या देखने को मिल रही हैं, इस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन की जो स्थिति है, ब्रिटेन की स्थिति बहुत ही स्पष्ट है। इसने ये कह दिया है कि हम अफ़गानिस्तान में तालिबान सत्ता को कोई भी मंजूरी नहीं दे रहे हैं, हम उसे मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो ब्रिटेन ने तो अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट कर दिया है। रूस की जहाँ तक बात है, रूस ने कहा है कि हम गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो उसकी पहले से एक रणनीति चल रही थी वो इसका अभी तक बना हुआ है और रूस ने कहा है कि हम अभी तक तालिबान को मान्यता देने या न देने की स्थिति में नहीं है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये इस तरीके की जो स्थिति है रूस के द्वारा प्रकट की गई है। जहाँ तक बात है कनाडा की, तो कनाडा ने चूँकि वो नाटो का भी एक अंग था और उसने 2014 में लगभग 40,000 जो सैन्य टुकड़ी थी वो वापस भी कर लिया था कनाडा ने अफ़गानिस्तान से। और अभी की स्थिति में कनाडा ने वहाँ पर कूटनीतिक जो भी गतिविधियाँ हैं वो ठप कर चुका है और अपने जो भी राजनयिक हैं उनको वापस बुला रहा है अपने देश में। रही बात चीन की, तो चीन की तरफ से बयान आया है कि हम तालिबान के नियंत्रण में अफ़गानिस्तान सरकार का स्वागत करते हैं और तालिबान का हम समर्थन करते हैं। इस तरीके की बात चीन के द्वारा कही गई है। यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो मत है वो भी स्पष्ट हो गया है। पाकिस्तान के जो पीएम हैं मिस्टर इमरान खान, उन्होंने भी कहा है कि हम तालिबान की जो सत्ता अफ़गानिस्तान में बनने की स्थिति बन रही है तो हम उसका समर्थन करते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस कॉन्टेक्स्ट में आखिर भारत कहाँ आकर ठहरता है, इस पर हम आगे बात करेंगे।
रही बात तुर्की की, तो चूंकि ईरान की तरफ से अफगानिस्तान के कई नागरिक तुर्की जा रहे हैं, ऐसे में तुर्की ने भी पाकिस्तान के समर्थन से वहाँ पर यानी अफगानिस्तान में स्थिरता बनाने की बात कही है। अब रही बात यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। इस परिषद के जो अध्यक्षता है, इस परिषद की अध्यक्षता वर्तमान माह में यानी अगस्त माह में किसके नेतृत्व में है, तो भारत जो है वर्तमान माह में इस परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो गतिविधियां सामने आई हैं वो बहुत ही ऊहापोह वाली हैं। अभी संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने आज ही मीटिंग के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि इस पूरी स्थिति को देखते हुए एक मीटिंग आयोजित की जाएगी और उस बैठक में ये इस बात पर विचार किया जाएगा कि अफगानिस्तान में जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी सुरक्षा की क्या स्थिति है उसको देखना होगा। और उन्होंने अन्य जो पक्षकार हैं उन पक्षकारों से भी ये आश्वासन मांगा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि अफगानिस्तान की जनता का मानवाधिकार जो है वह सुरक्षित हो, वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बच्चियों, वहाँ के जो नौजवान हैं उनके हित का ख्याल रखा जाए। और उन्होंने तालिबान से भी अपेक्षा की है कि वो वहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि न करे। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन्होंने जो एक अपेक्षाएं दर्शाई हैं वो अपेक्षाएं किस सीमा तक पूरी होती हैं। और आज जो बैठक होगी उस बैठक के माध्यम से भी और स्पष्ट हो सकेगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का इस पूरे मामले में क्या कुछ लेना देना है, ये देखना होगा। आगे हम बात करते हैं कि भारत का इस पूरे मामले में क्या कुछ पक्ष है। भारत एक ऐसा देश जिसने अफगानिस्तान में हमेशा से सहयोग की रणनीति अपनाई है, सहयोग करना चाहा अफगानिस्तान के साथ और न जाने कितने बिलियन डॉलर का निवेश किया। और ऐसी स्थिति में जब आज तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान जा रहा है तो ऐसे में भारत का क्या कुछ पक्ष है, ये बहुत ही विचारणीय है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान में संरचनात्मक निर्माण ने भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। संरचनात्मक निर्माण की बात जहाँ तक आती है तो मैं कुछ नाम गिनाऊंगा जो आपने सुना भी होगा, जैसे सलमा डैम, जैसे शहतूत डैम, जैसे जारांस डेलाराम हाईवे, इन सब के निर्माण में भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया था अफगानिस्तान में। इसके अलावा भारत ने वहाँ पर लोकतंत्र का समर्थन भी किया था और इसी का प्रतीक था वहाँ पर अफगानी संसद के निर्माण में भारत का योगदान। तो ऐसी स्थितियों में अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत जो है किस तरीके से आगे का कदम उठाता है, यहाँ पर सोचना होगा। और जहाँ तक बात रही इकोनॉमिक सिनारियो में, ये तो संरचनात्मक निर्माण की बात कही, ये लोकतंत्र के कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई, और यदि ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में बात कही जाए तो भारत और अफगानिस्तान का जो व्यापारिक संबंध था वो बहुत ही बेहतर था अभी तक के हिसाब से यदि देखा जाए तो। यहाँ पर व्यापार के कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान से भारत में ताज़े फल और ड्राई फ्रूट्स का व्यापार किया जाता था और भारत की तरफ से भी तकनीकी या फार्मास्यूटिकल्स यानी दवा वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में व्यापार होता था और जो व्यापार संतुलन था वो भारत के पक्ष में था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत का जहाँ एक तरफ निवेश था, बहुत बड़ा निवेश था अफगानिस्तान में, वहीं भारत जो है हमेशा चाहता था कि अफगानिस्तान पुष्पित पल्लवित हो। और लेकिन अभी की स्थिति में ये जो पूरी की पूरी गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां धूमिल होती सी दिख रही हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि भारत का जो वर्तमान संदर्भ में महत्व है वो किस हिसाब से नज़र आता है, और ऐसे में भारत को कुछ नीतिगत विचार करने की ज़रूरत होगी। पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान ने सीधे सीधे भारत को चेतावनी दी है कि भारत यदि अफगानिस्तान में कोई भी सैन्य कार्रवाई करता है तो ये भारत के लिए महंगा पड़ेगा।
हालांकि मज़े की बात यह है कि अफ़गानिस्तान में भारत ने जिस हिसाब से संरचनात्मक निर्माण में अपना योगदान दिया है उसका तालिबान ने प्रशंसा की है, उसकी प्रशंसा की है तालिबान ने कि हाँ ठीक है, आपने बहुत ही बेहतर कार्य किया है यहाँ पर और इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की आपको सैन्य कार्रवाई हम यहाँ पर नहीं करने देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि भारत किस तरीके से वहाँ पर कार्य करता है। पहला तो यहाँ ये है कि अभी जो मैंने बात कही कि चीन ने अफ़गानिस्तान में तालिबान का समर्थन किया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी समर्थन किया है, ठीक है, तीसरी तरफ तालिबान की चेतावनी मिल गई है भारत को। तो ऐसी स्थिति में भारत को ये सोचना होगा कि हम तालिबान के साथ किस तरीके का संबंध स्थापित करें, हम इससे वार्ता करें या ना करें, हम क्या करें, या फिर हम अफ़गानिस्तान के साथ अभी तक का जो निवेश है, अभी तक जो हमने अफ़गानिस्तान के साथ संबंध स्थापित किया था, इस संबंध को अब हम समाप्त करें या फिर इसके कंटेक्स्ट में क्या कुछ कदम उठाएं, इसके देखना होगा। क्योंकि अभी तक भारत का जो स्पष्ट पक्ष था, ये भारत हमेशा से कहता रहा कि भारत किसी भी कीमत पर तालिबान के साथ कोई वार्ता नहीं करेगा। चूँकि तालिबान एक उग्रवादी और कट्टरपंथी गुट है और इसके ISI के साथ भी संबंध है। ISI यानी पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी के साथ इसका संबंध माना जाता है। इसका लश्कर-ए-तैयबा नामक जो आतंकी संगठन है उसके साथ इसका संबंध माना जाता है और अलकायदा के साथ इसके संबंध के बारे में हमने शुरू में चर्चा की ही। तो इस तरीके से जो तालिबान आतंकी संगठन है और आतंकी संगठन के साथ इसका जो है सहयोग है, संबंध है, ऐसी स्थिति में भारत किस तरीके से तालिबान के साथ पेश आएगा ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में ये देखना होगा कि भारत किस हिसाब से अफ़गानिस्तान के साथ जो उसकी राजनीतिक संबंध थे, उसके जो राजनीतिक हित थे, वो अब किस तरीके से उसे फुलफ़िल करे। और अभी की स्थिति में ये बहुत ही सोचनीय है कि भारत को वहाँ से अपने जो भी राजनयिक हैं उनको निकालना, वहाँ से जो अधिकारी हैं उनको वापस बुलाना, इस पर भी भारत को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि आज की स्थिति में अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो नियंत्रण स्थापित हो गया है, उस नियंत्रण के कॉन्टेक्स्ट में दुनिया भर में जो स्थितियां हैं वो गहमा-गहमी वाली स्थितियां बन गई हैं। ऐसे में आगे ये देखना होगा कि तालिबान अफ़गानिस्तान में किस तरीके से कार्य करता है, क्योंकि तालिबान ने कई समाचार पत्रों में ये इस तरीके का दावा करते हुए देखा गया है तालिबान कि वहाँ पर जो है वो किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि नहीं करेगा। वहाँ पर जो भी औरतें हैं, महिलाएं, जो भी औरतें हैं, बच्चे हैं, जो वहाँ पर राजनयिक अधिकारी रह रहे हैं, उनके साथ वो किसी भी तरीके की हिंसक गतिविधि नहीं करेगा और वो अफ़गानिस्तान में शरीयत कानून को फॉलो करने की कोशिश करेगा। शरीयत कानून के हिसाब से वहाँ पर जो है सत्ता बनाने की कोशिश करेगा, सत्ता को स्थापित करने की कोशिश करेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि तालिबान किस तरीके से ये जो अपनी जो बात है उस बात पर वो खरा उतरता है या फिर उससे अलग कुछ और करता है। तो आज की चर्चा में इतना ही, और इस पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल को हम अब देख लेते हैं। सवाल है, अफ़गानिस्तान में तालिबान के हालिया नियंत्रण पर एक टिप्पणी लिखिए। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका का आकलन कीजिए। तो बहुत ही सीधा सा सवाल है कि तालिबान जो है किस तरीके से अफ़गानिस्तान में अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका है, इसके बारे में आपको एक टिप्पणी के तौर पर बताना होगा और इसके साथ साथ आपको ये बताना होगा कि भारत की जो स्थिति है वो अभी की स्थिति में क्या है और भारत किस तरीके से कार्य कर सकता है, उसका क्या कदम होना चाहिए, इस संदर्भ में आपको कुछ सुझाव देने चाहिए। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।